नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर झांसी की रानी। पाठ हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका था। लास्ट सेशन में हमने अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था। तो यहाँ पर एक बार इस पाठ को हम रिवाइज करेंगे, एक बार इस पाठ को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी यहाँ पर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, ये तस्वीर हमने झांसी की रानी की आपको यहाँ पर दिखाई थी और साथ ही इसमें मैंने इस जो ये पूरी कविता है, इस कविता की जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनके विषय में भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के विषय में बताया, उनका जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई, और साथ ही कि वो हिंदी की बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखिका थी। और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी एक तरह से बहुत अलग अलग तरह के उन्होंने काव्य लिखे, बहुत उनकी जो कथा संग्रह है वो भी प्रकाशित हुए। और उन्होंने बहुत ज्यादा एक तरह से ये सारी चीजें जब देखी तो उसके बाद वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में जब कूदी, स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक बार उन्होंने जेल यात्राएं भी की और अपनी अनुभूतियों को जो उन्होंने फील किया, यानी कि उस टाइम पे जैसे उन्होंने फील किया, जो उन्होंने उस टाइम पे उनको लगा, वो सारी चीजें जैसे जैसे उनको अनुभव हुए अपने स्वतंत्रता संग्राम में, अपने स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, क्रांतियां थी, जब वो गांधी जी के साथ या और भी बहुत सारे जो हमारे महापुरुष हुए उस टाइम पे, क्रांतिकारी हुए, उनके साथ उन्होंने हिस्सा लिया। तो उन सब चीजों में उनको जो भी अनुभव हुए, जो भी उनको अनुभूतियां हुई, उन्होंने कहानी के रूप में उन सबको व्यक्त किया, उन सबको कहानी के रूप में उन्होंने लिखा। और देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि इन्होंने अपने अनुभवों से लिखा है, तो इनका जो चित्रण शैली है वो वातावरण चित्रण प्रधान है। यानी कि जिस तरह का ये माहौल देखती हैं, जिस तरह का ये माहौल देखती हैं, उसके आधार पे ये अपना लेखन करती हैं। और इनकी जो सादगी है वो हृदयग्राही है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। और सबसे मेन मैंने यहाँ पर आपको बताया था, इनकी जो रचनाएं थी वो राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण थी। क्योंकि जैसे इन्होंने झांसी की रानी को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है, झांसी की रानी के विषय में बताया है, तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण है। पूरी जो राष्ट्रीयता की भावना है वो इनकी लेखन में है। तो और देखिए, यहाँ पर इनके बारे में मैंने बताया था कि कितनी इनकी जो आरंभिक शिक्षा हुई थी, एक तरह से शिक्षा के प्रेमी थे इनके जो पिता थे, तो इनकी आरंभिक शिक्षा उन्हीं की देखरेख में हुई थी। बाद में इनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हो गया और उसके बाद इन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और उसके बाद ये कई बार जेल भी गई। और जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखा है। इसे हम प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है। तो फिर इसके बाद भी इनकी जो बेटी थी, उन्होंने फिर इनके बारे में लिखा, मिला तेज से तेज नामक जो उनकी पुस्तक है उसमें। तो इस तरह से यहाँ पर जो 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में इनका आकस्मिक निधन हो गया। तो देखिए, ये इनकी यहाँ पर पूरी कविता थी। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि तभी आप प्रश्नों के उत्तर जो है अच्छे से दे सकें, अच्छे से प्रश्नों को आप समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। ध्यान से सुनिएगा, केवल रीडिंग करेंगे और उसके बाद फटाफट प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर करेंगे। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
तो देखिए पूरी जो एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्वतंत्रता प्रेमी थी और उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में हिस्सा लिया और कई बार वो जेल भी गई। तो उन्होंने उस टाइम पे कि कैसे हमें हमारा देश जो है यहाँ तक पहुंचा, कैसे हमारा देश जो है ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ और कैसे अब तक जो है ये स्वतंत्रता की जो चिंगारी है वो बची हुई है, कि लोगों के अंदर इतना साहस बचा हुआ है, वरना 100 200 300 सालों में तो काफी कुछ चीजें जो है चेंज हो जाती हैं, लगभग पीढ़ियों की पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। और इतने में कैसे लोगों के अंदर ये स्वतंत्रता की चिंगारी बची है, ये सोच सोच कर, ये अनुभव करके उन्होंने यहाँ पर झांसी की रानी के बारे में लिखा है कि वो टाइम था जब पहली बार लोगों के मन में ये आया था कि हमें ब्रिटिशर्स के जो अंग्रेज हैं उनके खिलाफ हमें अब खुल के आवाज उठानी है, अब हमें उनसे दब के नहीं रहना है, अब हमें सामने से उनके साथ लड़ाई करनी है। तो क्रांति का जो समय है वो आ चुका है। तो उस टाइम पे सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े राजा थे, सबके उस टाइम पे जो है सिंहासन जो है हिल उठे, बिल्कुल सब क्रोध में तमतमा गए, क्रोध से सबकी भौहें तन गई कि अब हमें किसी तरह से इनको देश से बाहर खदेड़ना है। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। तो देखिए सन 1600 की बात है, तो सन 1600 से फिर सन 1700, फिर 1800, फिर 1900, तो लगभग 400 वर्षों के बाद, लगभग 100 200 300 400 वर्षों तक मतलब लगभग पूरे 300 वर्षों तक तो अंग्रेजों ने शासन किया ही यहाँ पर। तो इस बीच उन्होंने भारत को बिल्कुल एक तरह से पूरी तरह से खाली कर दिया था, पूरी तरह से खत्म कर दिया था। हमारे देश के जितने भी एक तरह से धार्मिक पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, हमारे देश के जितनी भी कलाएं हैं हमारे देश में, या जितनी भी हमारी समृद्धि जिस चीज से है, सोना चांदी गहने या जो भी हमारे देश में था, उन्होंने सब कुछ जो है इन 300 सालों में खत्म कर दिया था। तो ऐसे में जो देश की स्थिति थी वो लगभग इस तरह की हो गई थी जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, देखिए जो यंग होता है उसको बाहर जाना होता है, घर में रहना होता है, काम करने होते, तो वो हर तरह से फुर्तीला होता है और हर तरह से उसको एक तरह से कई हर बार उसको कुछ ना कुछ नई चीजें भी चाहिए होती है। लेकिन जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है फिर वो एडजस्ट करने लगता है चीजों के साथ कई बार, कि नहीं मेरा इससे चल जाएगा या इससे हो जाएगा या मैं ऐसे रह लूंगा, या कई बार खान पान भी उनका बदल जाता है स्थिति के अनुसार। तो इसी तरह से यानी कि ऐसा हो गया था कि चलो जो चल रहा है वही ठीक है, वो एडजस्ट हो गए थे उनमें। लेकिन ऐसे भारत में भी फिर से एक नई जवानी आ रही थी। अब क्योंकि गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचान ली थी कि क्या होती है आजादी की कीमत, जो कब के हमसे गुम हो गई है, हमसे दूर हो गई है, उस आजादी की कीमत क्या है ये सबने पहचान ली थी। इस तरह से बुंदले हर बोलो के मुंह से हमने ये बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति जो हैं झांसी के, वो इस गीत को, इस कहानी को गाते हैं और इस तरह से हमें झांसी की रानी के बारे में पता चलता है। तो कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। अब देखिए यहाँ से शुरू किया है उनके बारे में कि कानपुर के नाना साहब, क्योंकि यहाँ पर ना तो उनके माता पिता का उल्लेख किया गया है, क्योंकि उनकी जो माता थी उनका जो देहांत वो 6 वर्ष की आयु में ही मात्र हो गया था, जब जब मनु यानी कि जो मणिकर्णिका है, जो लक्ष्मीबाई हैं, उनकी केवल मात्र 6 वर्ष की अवस्था थी तब उनकी माता का देहांत हो गया था। और उनके पिता जो है राजा के दरबार में काम करते थे। तो फिर वहीं से उनकी जो है राजा, क्योंकि वो राजा के दरबार में थे, तो इस तरह से वहां पर राजा के साथ जितने भी बाकी लोग थे उनके साथ भी उनकी पहचान थी, सब चीजें। तो फिर वो बाद में उनको महल में ही लेकर चले गए। तो इस तरह से कानपुर के जो नाना साहब हैं उनके साथ उनकी दोस्ती लगी और फिर वो उन्होंने उनको अपनी बहन माना और एक तरह से वो उनको प्यार से छबीली कहते थे। लक्ष्मीबाई उनका नाम था लेकिन प्यार से वो उन्हें छबीली कहते थे। क्यों कहते थे छबीली? देखिए क्या कहा है कि कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी।
जो वो उसे प्यार से छबीली कहते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चंचल थी। वो बाकी बच्चों की तरह नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा हर चीज में, चाहे वो तलवारबाजी हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का खेल हो, जैसे बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। तो वीर शिवाजी जो है उनकी गाथाएं कि किस तरह से, देखिए वीर शिवाजी ने भी ब्रिटिशों से युद्ध किया था, क्योंकि ये बहुत ही पहले की चीजें हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1600 के बाद लगभग जितने भी राजा राजा हुए यहाँ पर, उन सभी ने अंग्रेजों से युद्ध किया, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने क्रांति की। तो इस तरह से ये संपूर्ण जो गाथा है हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी है। अगला देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता के अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। यानी कि उनकी जो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, जो उनका व्यवहार था, जो उनका चरित्र था, वो बहुत ही ज्यादा सौम्य था, बहुत ही ज्यादा सुंदर था, बहुत ही प्यारी वो दिखती थी। और जब वो युद्ध के मैदान में होती थी, यानी कि जब वो लड़ाई, युद्ध, इस तरह के खेल जब वो करती थी, तो उस टाइम पे वो साक्षात दुर्गा माँ का रूप होती थी। और देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। जो मराठे थे वो बहुत ही खुश होते थे जब वो अपनी तलवारों के वार जो है करती थी। और उनके खेल क्या थे? नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। नकली युद्ध करना, चक्रव्यूह की रचना करना और दुर्गों को तोड़ना, यानी कि किलों को तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खिलवाड़ थे। लेकिन इतनी ज्यादा पराक्रमी होने के साथ साथ वो आध्यात्मिक भी थी। क्या कहा है? महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस तरह से फिर जब इस तरह से वो बड़ी हुई तो बहुत ही कम उम्र में उनका विवाह जो है झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया था। और मात्र 1 वर्ष उनके विवाह के पश्चात उनके पति यानी कि गंगाधर राव जी की मृत्यु हो गई थी। और जिससे कि रानी जो है बहुत ज्यादा दुखी हुई थी, बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। और क्योंकि ये एक ऐसा टाइम था जब महलों में उनकी जोड़ी को बहुत ही अच्छा माना जाता था, उनकी जोड़ी को बहुत ही एक तरह से शिव और पार्वती की उनकी जोड़ी को संज्ञा दी थी, और चित्रा और अर्जुन की उनकी जोड़ी को संज्ञा दी थी। लेकिन कि जो काल गति होती है, जो समय की गति होती है, उसको हर बार हर चीजें जो है अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से शायद ये भी उन्हें अच्छी नहीं लगी और रानी विधवा हो गई, यानी कि उनके पति की मृत्यु हो गई। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। जो ब्रिटिश शासक था, अंग्रेज अधिकारी था डलहौजी, वो मन में बहुत खुश हुआ कि इस राज्य में तो ना तो किसी को किसी के साथ लड़ाना पड़ा, ना किसी को कोई युद्ध किसी के साथ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये तो राज्य स्वयं ही हमें मिल गया। लेकिन रानी जो है बहुत दुखी थी, क्योंकि उनको एक तरह से उनकी जो झांसी थी अब वो वीरानी हो रही थी, और वो बहुत ज्यादा दुखी थी, पराई हो रही थी। और इस तरह से फिर उन्होंने क्या किया? इसके खिलाफ अब उन्होंने आवाज उठाने की ठानी, और इसके खिलाफ उन्होंने क्या किया? अब एक योजना बनाना शुरू कर दिया सभी ने साथ में मिलकर। तो देखिए ये यहाँ पर 159 साल पहले, अब देखिए जब ये चैप्टर लिखा गया होगा तब ही 159 साल हो चुके थे, 159 ईयर्स हो चुके थे जब ये शायद अखबार, आप देख सकते हैं ये अखबार की एक कटिंग है यहाँ पर, वो भी 159 साल पहले की। ठीक है, जब ये किताब लिखी गई होगी तब से 159 साल पहले का ये फोटो है। ठीक है, और ये तब का फोटो, ये तब की कटिंग है जब ये बुक लिखी गई होगी, ये चैप्टर लिखा गया होगा। 159 साल पहले यह फोटो अंग्रेज फोटोग्राफर, एक अंग्रेज फोटोग्राफर था, उसने जिसका नाम था हाफमैन ने खींचा। और इस फोटो को 19 अगस्त को जो यहाँ पर
इस फोटो को 19 अगस्त को भोपाल में आयोजित विश्व फोटोग्राफी प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। और यह अहमदाबाद के एक पुरातत्व, जो पुरानी चीजें जहां पर रखते हैं, जो पुरातत्व विभाग होता है अहमदाबाद का, जो एक पुरातत्व गृह जो था, वहां की वस्तुओं में ये संग्रहकर्ता ने, वहां के संग्रहकर्ता ने भेजा था। और सोचिए ये फोटो जो है ये रियल फोटो है, एकदम बिल्कुल रियल फोटो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर जो है खींची गई थी अंग्रेज फोटोग्राफर द्वारा। और ये अब सोचिए कितनी पुरानी ये फोटो है। उसके बाद देखिए ये एक और तस्वीर उसी से रिलेटेड ये बनाई गई, इस तरह की एक और तस्वीर जब वो रानी बनी थी। और फिर ये तो खैर यहाँ पर जिस तरह की फोटोग्राफी की जाती है, तो आप ये देखिए दिखाया गया है कि किस तरह से घोड़े पर सवार होकर वो बैठकर युद्ध के मैदान में जा रही हैं और उन्होंने अपने पुत्र को जो है पीठ पर बांधा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि उनका कोई भी पुत्र नहीं था। तो अभी भी देखिए आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा गहने जो है उन्होंने पहने हुए हैं, कितने ज्यादा कीमती वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में कोई भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, बहुत ही ज्यादा संपदा, बहुत ही ज्यादा इस तरह की चीजें हुआ करती थी। और इनको जब ब्रिटिश शासक क्या करते थे कि इस तरह के जो गहने होते थे, कपड़े होते थे, उनको कलकत्ते के बाजारों में नीलाम करते थे, बेचते थे। और उनकी हेडलाइन होती थी कि कलकत्ते के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखे हार। तो इस तरह से वो कहते थे। और इस तरह से हमारे देश की मान, हमारे देश की मर्यादा, हमारे देश की इज्जत को वो इस तरह से उस टाइम पे नीलाम किया करते थे। और देखिए इस तरह की ये तस्वीर है। और ये पूरी की पूरी बातें मैंने आपको बताई हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जो सारी चीजें मैंने आपको बताया कि जो वो मराठा बाजीराव जी की सेवा में वो थे। और उनकी जो माता थी भागीरथी बाई, वो एक सुसंस्कृत बुद्धिमान धार्मिक महिला थी। पर जब केवल 4 वर्ष की जब मनु थी तो उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर अब उनके जो पिता थे वो बाजीराव के दरबार में ही उन्हें ले गए। और इसी कारण, क्योंकि वो बहुत चंचल थी, सुंदर थी, और इसी कारण उनको उनका नाम छबीली कहकर उन्हें बुलाने लगे। और फिर 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासक राजा गंगाधर राव निम्बालकर के साथ हुआ था। और इस तरह से उनका नाम वहां पर फिर लक्ष्मीबाई रखा गया था। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। और ब्रिटिश शासक के बारे में बताया था कि किस तरह से 1857 के सितंबर और अक्टूबर माह में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल किया। और 1858 के जनवरी माह में जो ब्रिटिश सेना थी उसने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। और मार्च के महीने में शहर को उन्होंने घेर लिया। और 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना शहर पर कब्जा कर लिया। परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। और रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची, तो वहां पर वो तात्या टोपे जी से मिली। और देखिए तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों के साथ की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा किया। और 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति को प्राप्त किया। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, अपनी चालाकी और अपनी दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, साथ ही विद्रोही नेताओं में वो सबसे खतरनाक थी। तो देखिए ये ब्रिटिश शासकों ने लिखा हुआ है, ये ब्रिटिश शासकों ने उस टाइम पे जो उन्होंने उस लड़ाई की पूरी रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि वो सुंदर तो थी ही और चालाक भी थी, और साथ ही दृढ़ता के साथ, दृढ़ता उनके अंदर जो थी, साहस यानी कि उनके अंदर जो था, उसके लिए वो उल्लेखनीय भी, एक तरह से उल्लेखनीय तो थी ही, साथ ही जो उनके विरोधी जो नेता थे उनके लिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी थी। तो ये उन्होंने लिखा था उनके बारे में।
अब देखिए यहाँ पर ये है अभ्यास के प्रश्न। तो अभ्यास के प्रश्नों को हम यहाँ पर अलग से डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है और काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा सरल है कि किंतु गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तो इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है। तो इस पंक्ति में उस घटना की ओर संकेत किया गया है जब राजा गंगाधर राव जी का जो है निधन हो चुका था, तो उस घटना के लिए यहाँ पर कहा गया है। और काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है, तो काली घटा यानी कि क्यों, जब एक धूप जब खिली होती है तो आसमान आपको पूरा साफ सुंदर स्वच्छ दिखाई देता है, बिल्कुल नीला आसमान होता है, और उस टाइम पे जब अचानक से काली घटा घिर जाती है तो अंधेरा चारों तरफ छा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर यही हुआ कि जब सुंदर सा माहौल बना हुआ था महलों में, जो है बिल्कुल सौभाग्य का उदय हुआ था, सूरज की एक तरह से जिस तरह से सूरज जब चमकता है तो उसका उजाला चारों तरफ खिलता है, तो ऐसा लग रहा था कि राजा और रानी की जोड़ी से, इतनी सुंदर जोड़ी है, चारों तरफ महलों में उजियाली छा गई है। लेकिन जो समय की गति होती है, जो काल की गति होती है, वो जो है किसी के लिए नहीं रुकती, उसमें सुख और दुख दोनों चीजें होती हैं। और यहाँ पर भी यही हुआ कि काली घटा घिरने की बात यहाँ पर इसलिए की गई है क्योंकि बहुत ही जल्दी जो है उनके जीवन में दुख भी आ गए। जितनी जल्दी एक तरह से खुशियां आई, जितनी जल्दी ये खुशियां चारों तरफ फैली, उतनी ही जल्दी उनके जीवन में दुख भी आ गए। तो इसका उत्तर जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने लिखवाया है, इसको अभी हम रीड करेंगे। अगला प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या बताना चाहती हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बूढ़ा क्यों कहा है और नई जवानी आना क्यों कहा है। ठीक है, तो ये भी हम आपको आगे क्लियर करेंगे। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखिए, तो ये आपके लिए होमवर्क है। और यह भी बताओ कि तुम्हारा जीवन उनके जीवन से, तुम्हारा जो बचपन है वो उनके बचपन से किस प्रकार भिन्न है। तो ये तो आपके लिए प्रश्न जो है, प्रश्न 3, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप खुद से लिखेंगे कि झांसी की रानी की जीवन की कहानी और साथ ही उनके बचपन और अपने बचपन में डिफरेंस। वीर महिलाओं की कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं, इतिहास के कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजिए। तो इस तरह से ये आपने लिखना है। ठीक है, बाकी पूरी आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई चीजें हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई है वही आपने यहाँ पर पढ़नी है। अब देखिए, जैसे पहली बात हमने यहाँ पर पहला प्रश्न पढ़ा था कि किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, में काली घटा घेरने का क्या मतलब है। तो देखिए पहला तो जो उत्तर है कि इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत किया है, और दूसरा है कि इसमें जो झांसी की रानी निसंतान थी और अंग्रेजों की नीति के अनुसार राजा की मृत्यु के बाद झांसी पर उनका अधिकार था, इसीलिए झांसी के लिए ये एक बहुत ही बुरी खबर थी। यानी कि जितना जल्दी झांसी वालों को लगा था कि अब पूरे महलों में पूरी झांसी का जो सौभाग्य है उसका उदय हुआ है, उतनी ही जल्दी झांसी की इस खुशी पर काली घटा जो है गिर गई थी। यानी कि अब ब्रिटिश शासन यहाँ पर अधिकार ब्रिटिश शासन का हो गया था। तो देखिए कवयित्री ने भारत को बूढ़ा कहकर बुलाया है और उसमें नई जवानी आने की बात की है, वो क्या है। तो कवयित्री ने भारत को बूढ़ा कहकर ये दर्शाने की कोशिश की है कि उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी से कमजोर हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने सब कुछ एक तरह से छीन लिया था और अंग्रेजों की गुलामी के कारण जो है भारत कमजोर हो गया था। भारत में अंग्रेजों के से आजादी पाने का जो जोश है, क्योंकि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, लोगों ने स्वीकार कर लिया था उनके अधीन रहना और उस तरह का जीवन जीना, तो एक तरह से लोगों के अंदर का जो जोश है, लोगों के अंदर का जो उत्साह है वो समाप्त हो गया था। और परंतु जब 1857 की क्रांति हुई तो उसने इस पूरी दिशा को पलट दिया, इस पूरी दशा को पलट दिया। भारत में एक नया जोश आया, उत्साह आया
और भारत के लोगों में उमंग भर गई आजादी के प्रति। तो एक जो जवानी का जो समय होता है, देखिए इस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपने गोल्स, अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए बिल्कुल पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ जो है या तो पढ़ाई कर रहे होते हैं, या मेहनत कर रहे होते हैं, या एक तरह से लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो यही ऐसा समय होता है जब हम जिससे हमारा पूरा आगे का जीवन जो है निर्धारित होगा। तो यही यहाँ पर बताया है कि फिर उसमें नई जवानी आने की बात की है कि अब जो है भारत अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, और एक तरह से अब आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नई जवानी आने की बात की है। तो यहाँ पर जो प्रश्न 3 है वो आपने खुद करना है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी। और उसके बाद भी देखिए यहाँ पर जैसे बाकी की जो यहाँ पर बताया है कि किस तरह से जो बाकी की यहाँ पर क्रांतिकारी हुए, या महिला जो या महिला और पुरुष जो उस टाइम पे हुए, जितने भी वीर, इस वीर महिला के जीवन में कई पुरुषों का पात्र था, जैसे नाना साहब, तात्या टोपे, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह। और यह पुरुष सभी उनके प्रेरणा स्रोत थे, और उनके जीवन में डलहौजी जैसे मनुष्य का भी पात्र था, यानी कि डलहौजी जो अंग्रेज शासक था, परंतु उनके लिए अड़चन पैदा ये अड़चन पैदा कर रहे थे ये ब्रिटिश शासक जो थे। और देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि इनमें बहुत सारी वीर महिलाएं भी थी, जैसे जोन ऑफ आर्क, इन्होंने फ्रांस की सेना का नेतृत्व किया और कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां जीती। और उसके बाद भारत में भी जैसे बेगम हजरत महल, उन्होंने भी 1857 की क्रांति में भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी थी उस टाइम पे भी, जिन्होंने भी क्रांति की थी और ब्रिटिशों के खिलाफ जो है युद्ध किया था। तो इस तरह से यहाँ पर हमने चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है इस पार्ट को। आगे देखिए अनुमान और कल्पना। अब यहाँ पर आपको अनुमान लगाना है, कल्पना करनी है। तो ये सारी चीजें भी आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को जो चैप्टर है वो पसंद आया होगा, पाठ जो है समझ आया होगा। और आज हमारा चैप्टर लगभग यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। सभी ने नोट किया है अपनी कॉपी में, प्रश्न उत्तर नोट किए हैं। जीआईसी देवलधार, जीआईसी देवलधार, माइक लेंगे बच्चा। यस बच्चे, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। आ रही है आपके माइक से आवाज, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। तो हमारा चैप्टर आज यहाँ पर जो कंप्लीट हुआ उसका नाम क्या है? झांसी की रानी। वेरी गुड। कौन है इसकी कवयित्री? सुभद्रा कुमारी चौहान। वेरी गुड। ये चैप्टर अपनी नोटबुक में कर लिया आपने? यस मैम। क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, प्रश्न उत्तर कर लिए सबके? यस मैम। वेरी गुड। तो एक आपका होमवर्क है, उसे नोट कीजिए कि आपको इस पूरी कविता को, देखिए अभी तक तो मैं होमवर्क में दे रही थी केवल कि आप दो काव्यांश इसके याद करेंगे, लेकिन अब आपका होमवर्क है कि आप पूरी कविता को अच्छे से कंठस्थ करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सबके लिए है ये होमवर्क, जितने भी बच्चे यहाँ पर है, जितने भी स्कूल यहाँ पर है, सबके लिए ये होमवर्क है। तो आपको समझ आया चैप्टर? पार्ट यस समझ मैम। में आया? ठीक यस है, मैम। सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया ना? यस और मैम। देखिए कोई भी डाउट अगर होता है ना आपको, किसी भी चैप्टर से कोई भी पार्ट जो है समझ नहीं आता है, चाहे वो व्याकरण से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो हिंदी से जुड़ा हुआ हो, तो आप क्लास में इस तरह से हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी सभी जो प्रश्न होंगे, सारे जो डाउट्स होंगे, सबको क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना? यस मैम। चलिए बैठ जाइए बच्चा। जीआईसी हल्दूखाल, जीआईसी बचवा बान, क्या आप सुन पा रहे हैं बच्चे? हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। जीआईसी बचवा बान,
वेरी गुड। कोई भी एक बच्चा माइक लेगा, फटाफट से कोई भी एक बच्चा माइक लेगा। यस, वेरी गुड। एक दूसरे को नहीं देखना है, खुद से जाके गुड फटाफट मॉर्निंग मैम। माइक लेना है। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास 6 के बच्चे हैं आप सभी। यस मैम। क्या पढ़ रहे हैं बच्चा हम यहाँ पर? मैम हिंदी में झांसी की रानी पाठ पढ़ रहे हैं अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। हिंदी में चैप्टर पढ़ रहे हैं झांसी की रानी। कौन है इसकी कवयित्री? मैम मैम क्या बोला आपने? इसकी कवयित्री कौन है? किसने लिखा है इस पाठ को? देखिए, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मैंने लगभग अभी जस्ट 5 मिनट पहले भी यहाँ पर मैंने डिस्कस किया। कोई और बच्चा क्लास का? कौन है इस कविता की कवयित्री? जीआईसी सफदर खान। कोई भी एक बच्चा माइक लेगा जाकर। हेलो। यस, क्लास 6 के बच्चे हैं आप? आ रही है बच्चे आपकी गुड आवाज? मॉर्निंग। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मैं मॉर्निंग बच्चे। क्लास क्लास 8 का हूँ। यस, बोलिए बच्चा। क्लास 8। 8 के बच्चे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये यस मैम। चैप्टर पढ़ा होगा आपने पहले क्लास 6 में। यस मैम। चलिए, कोई हाँ बात जी नहीं। मैम। सारे बच्चे 8 के? नो मैम। 6 के भी है? यस मैम। 6 क्लास के बच्चे को पकड़ाइए माइक। एक दूसरे को नहीं देंगे, जिसके हाथ में माइक है वही बात करें। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास 6 के बच्चे हैं आप? जी मैम। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? झांसी की रानी। हमारी कौन सी बुक में है ये? हिंदी बसंत। हिंदी की बसंत भाग 1। इसकी कवयित्री का नाम क्या है? किसने लिखी है ये कविता? सुभद्र सुभद्रा कुमारी चौहान। वेरी गुड। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा। तो आपने इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर कर लिए अपनी नोटबुक में? क्या? ये पूरा चैप्टर जो है अपनी कॉपी यस में कर मैम। लिया? ठीक है। यस तो मैम। इसको अच्छे से पढ़िए और आज का जो होमवर्क है वो है कि इस कविता को आपने अच्छे से याद करना है, अच्छे से कंठस्थ करना है। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है कि मेरे को ये पार्ट समझ में नहीं आया, आप अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट हम नहीं पढ़ पाए हैं, कौन सा पार्ट हमें समझ नहीं आया है, चाहे वो हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ हो या लिटरेचर से जुड़ा हुआ। आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हैंड रेज करेंगे और उसके बाद आपको बताया जाएगा। ठीक है? जी। बैठ जाइए बच्चा। जीआईसी रीठा खाल। जीआईसी रीठा खाल, क्या आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? हैंड रेज करेंगे बच्चा। वेरी गुड। कोई भी एक बच्चा माइक लेगा जाकर। जीआईसी रीठा खाल, कोई भी एक बच्चा माइक लेगा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। आपको चोट तो नहीं लगी? नो मैम। क्लास 6 के बच्चे हैं आप यहाँ पर सब? जी मैम। आपने ये पाठ पढ़ लिया झांसी की रानी? जी मैम पढ़ लिया। हाँ जी। तो आपको आपके हिंदी में किसी भी पाठ में, कोई भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो या आपको पाठ समझ में ना आया हो या आपको लगता है कि ये चैप्टर हमारा रह गया है, अभी तक लगभग कितने चैप्टर हो चुके हैं आपके हिंदी में? यहाँ के अलावा 11 क्या बार। स्कूल में भी हिंदी पढ़ते हैं? यस। तो अभी तक आपको यहाँ से या स्कूल से किसी भी चैप्टर में अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज ऐसी है जो समझ में ना आई और खास तौर पर हिंदी व्याकरण में, अभी हम आगे हिंदी व्याकरण का सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि काफी सारे चैप्टर लगभग यहाँ पर हो चुके हैं हमारे
और उसके बाद फिर हम सारे यहाँ पर अच्छे से आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। तो कोई भी अगर किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत हो तो जरूर क्लियर करें। तो इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर सभी ने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए? एक बार हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। गुड, सारे बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए बैठ जाइए बच्चा। कोई भी डाउट होता है नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कोई भी आपको दिक्कत होती है चैप्टर से रिलेटेड, पार्ट से संबंधित या किसी भी हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई, तो आप जरूर यहाँ पर इस तरह से हैंड रेज करेंगे, फिर मैं आपसे बात करूंगी और फिर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर काफी अच्छे से डिस्कशन भी किया और फिर से मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि इस कविता को बहुत अच्छे से घर पर एक बार पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें और एक बार हम यहाँ पर इसका पूरा टेस्ट लेंगे और जो अच्छे से सुनाएगा उसके लिए फिर बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लैप भी की जाएगी। तो ये मैंने लास्ट सेशन में भी आप लोगों से कहा था और चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने डिस्कस कर लिए हैं और कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।